नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशंस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने कारा की जो वेजिटेटिव संरचना थी या कारा की जो कायिक संरचना थी, जैसे उसकी प्लांट बॉडी की या उसके थैलस की संरचना और उसके क्लासिफिकेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था। साथ ही उसके मुख्य अक्ष की आंतरिक संरचना को भी देखा था और कारा में वृद्धि किस प्रकार होती है या एक एपिकल सेल से कारा की प्लांट बॉडी का निर्माण किस प्रकार होता है, उसको भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं कारा में रिप्रोडक्शन। अब कारा में जो रिप्रोडक्शन या कारा में जो जन्म होता है वह केवल हमें दो प्रकार का जन्म ही हमें देखने को मिलेगा। एक तो कायिक जन्म और दूसरा है लैंगिक जन्म। केवल दो प्रकार का ही जन्म हमें कारा के अंदर देखने को मिलेगा। तो हम पहले बात करते हैं कायिक जन्म की। तो पहला कौन सा जन्म होगा? कायिक जन्म। अब जो कायिक जन्म होता है वह कारा के अंदर वह लगभग 4 प्रकार से या 4 विधियों के द्वारा संपन्न होता है। जैसे फर्स्ट है एमाइलम स्टार द्वारा, सेकंड है अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा। कौन सा? अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा। इसके बाद है कंग द्वारा या ट्यूबर्स द्वारा। और फोर्थ है पत्र कलिका द्वारा। पत्र कलिकाओं द्वारा। तो इन 4 मेथड्स के द्वारा हमें कारा में रिप्रोडक्शन कायिक जन्म देखने को मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं एमाइलम स्टार द्वारा। अब जो एमाइलम स्टार होता है ये क्या होती है? तो एक स्टार शेप्ड संरचना होती है जो कि स्टार्च का संग्रहण करने का कार्य करती है। कैसी संरचना है ये? स्टार शेप या ताराकृत संरचना। ताराकृत संरचना जो कि क्या करेगी? स्टार्च का संग्रहण करने का कार्य करती है। अब इन संरचनाओं का निर्माण कारा में कहाँ पर होता है? तो कारा में जो मुख्य अक्ष होता है, कारा की जो प्लांट बॉडी है उसका थैलस होता है, उसमें क्या होता है? एक मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष की जो निचली जो पर्व संधि होती है वहां पर एक ऐसी ताराकृत संरचना का निर्माण होता है और इस ताराकृत संरचना में ही क्या उपस्थित होता है? स्टार्च भरा हुआ रहता है। जब ये ताराकृत संरचना इसकी मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधि से पृथक होती है तो वह अंकुरित होकर कारा के एक न्यू पादप का निर्माण कर देती है। इस प्रकार हमें एमाइलम स्टार द्वारा कायिक जन्म देखने को मिलता है। और यह कारा की कौन सी प्रजाति में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कारा स्टेलेजीरिया जो प्रजाति है उसमें यह हमें देखने को मिलेगा। क्या होगा इसमें? कारा के पादप की जो मुख्य अक्ष है उसकी निचली पर्व संधि पर एक स्टार शेप्ड संरचना या ताराकृत संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एमाइलम स्टार कहा जाता है। और इस एमाइलम स्टार के अंदर ही क्या भरा हुआ रहता है? एमाइलम स्टार्च भरा हुआ रहता है। कौन सा स्टार्च भरा हुआ होगा इसमें? एमाइलम स्टार्च। और ये ताराकृत संरचना है या एमाइलम स्टार है, जब इसकी निचली पर्व संधि से पृथक होती है तो वह अंकुरित होकर के क्या करती है? वापस कारा के पादप कायिका या कारा के थैलस का निर्माण करने का कार्य करती है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा। अब जो अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा जो जन्म किया जाता है इस दौरान क्या बनेगी? कारा के पादप काय में अपस्थानिक कलिकाएं बनेगी। और वह अपस्थानिक कलिकाएं कहाँ पर बनती हैं?
तो कारा क्या है, जो मूलाभास होते हैं, कारा में क्या देखने को मिलते हैं, हमें मूलाभास देखने को मिलते हैं। तो जो मूलाभास है वहीं पर ही कुछ ऐसी पतली रेशे नुमा संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें अपस्थानिक कलिकाएं कहा जाता है। या तो ये मूलाभास के यहाँ पर बनेगी, या कारा की जो निचली पर्वसंधि होती है मुख्य अक्ष की, वहाँ पर कुछ पतली रेशे नुमा संरचना या रेशे नुमा कलिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें अपस्थानिक कलिकाएं कहा जाता है। और जब ये कारा के पादप काय से मुक्त होती है या अलग होती है, यह अंकुरित होकर न्यू पादप काय का निर्माण करने का कार्य करती है। इसके बाद जो थर्ड है वह है कंद द्वारा। अब कंद भी क्या है, एक प्रकार की गोलाकार संरचनाएं होती है जिनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, स्टार्च भरा हुआ रहता है। अब ये इन कंदों का निर्माण कहाँ पर होगा, तो इन कंदों का निर्माण कारा के जो मूलाभास होते हैं इनके जो संयोजन स्थल है यहाँ पर कुछ गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है जिनमें स्टार्च भरा हुआ रहता है। इन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहा जाता है, ट्यूबर या कंद कहा जाता है। जब ये कंद यहाँ से पृथक होते हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर वापस से कारा के न्यू पादप काय का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रकार का काय जनन, फोर्थ प्रकार का जो काय जनन है वह है पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। अब जो पत्र प्रकलिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ पर होगा, इनका निर्माण कारा के मुख्य अक्ष की निचली पर्वसंधि पर होगा। ये एक पांडुलाइन हरे रंग की संरचनाएं होती है जिनका निर्माण कारा के मुख्य अक्ष की निचली पर्वसंधि पर होता है और वह यहाँ से टूटकर जब पृथक होती है उनसे क्या बनता है, वापस से कारा के न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये देखा हमने कायिक जनन। इसके बाद जो कारा में जो जनन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, लैंगिक जनन। अब हमें पता है कारा में जो लैंगिक जनन होता है वो काफी एडवांस प्रकार का होता है क्योंकि ये विषम युग्मकी या अंड युग्मकी या ऊगेमस प्रकार का हम बोल सकते हैं, जिसमें एक तो अंड बनेगा और बहुत सारे पुंडू बनेंगे और वह जो अंड या एग बनेगा वह अंडदानी के अंदर होगा, केवल एक की संख्या में होगा और काफी विकसित प्रकृति का होगा। जबकि जो पुंडू बनेंगे वह कसाबिका युक्त या फ्लैजेला युक्त होते हैं जो कि अंडदानी के अंदर जो एग है उसको निषेचित करने का कार्य करते हैं। अब हमने यह भी देखा था कि कारा में लैंगिक जनन के दौरान एक तो कुंडानी बनती है और एक अंडदानी बनती है। क्या क्या बनती है, एक तो कुंडानी का निर्माण होता है और एक अंडदानी का निर्माण होता है। और कारा में जो कुंडानी बनती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्लोब्यूल और जो अंडदानी बनती है उसे कहा जाता है न्यूक्लियस। अब जो ग्लोब्यूल्स और ये जो न्यूक्लियस है ये काफी एडवांस प्रकार के या काफी विकसित प्रकार के जननांग होते हैं क्योंकि कुंडली क्या है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अंडदानी क्या है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और ये जो ऑर्गन्स है कुंडली और अंडदानी या ग्लोब्यूल या न्यूक्लियस ये काफी एडवांस प्रकार के हैं। क्यों है यह एडवांस प्रकार के, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, जैकेट सेल्स पाई जाती है। इनकी वजह से ही ये क्या होते हैं, काफी एडवांस प्रकार के होते हैं। अब कारा के अंदर क्या होता है, जो कुंडानी या अंडदानी या ग्लोब्यूल या जो न्यूक्लियस बनेंगे या तो एक ही पादप पर बन सकते हैं, उस पादप को हम बोलेंगे उभयलिंगाशयी या मोनोसियस प्रकार का पादप, या फिर ये दोनों ही जो जननांग बनेंगे या ग्लोब्यूल या न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होगा वह अलग अलग पादपों के ऊपर भी हो सकता है। एक पादप के ऊपर ग्लोब्यूल बन जाए, दूसरे पादप के ऊपर न्यूक्लियस बन जाए, तो उसे कहा जाता है डायोसियस प्लांट या डायोसियस कारा का पादप। तो कारा की जो जातियां हैं ये दो प्रकार के हमें देखने को मिल सकती है, मोनोसियस भी देखने को मिल सकती है मतलब उभयलिंगाशयी, और साथ ही डायोसियस भी हमें देखने को मिलती है मतलब एक लिंगाशयी। तो दोनों ही प्रकार की जातियां हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो कारा का जो पादप काय होता है, अगर कारा का पादप काय उभयलिंगाशयी या मोनोसियस प्रकार का है तो हमने देखा दोनों ही प्रकार के जो जननांग है ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस एक ही पादप पर बनेंगे और एक ही पादप की जो सीमित वृद्धि वाली शाखा है
उसी के ऊपर बनेंगे और सीमित वृद्धि वाली शाखा की जो पर्वसंधि होती है वहीं पर इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर जो दोनों ही प्रकार के जन्नांग बनेंगे, ग्लोब्यूल और जो न्यूक्लियल है, वो एक दूसरे के सानिध्य में उपस्थित होंगे, मतलब काफी पास पास होंगे। जैसे यहाँ पर कोई न्यूक्लियल बन जाएगा और नीचे जो ग्लोब्यूल बन जाएगा, इस अवस्था को कहा जाता है काफी सानिध्य में उपस्थित होना। तो वे विकासशील जो जातियां हैं इनमें जो जन्नांग होंगे वो काफी सानिध्य में उपस्थित होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम तो यहाँ पर ग्लोब्यूल बनेगा या तो कुंदानी बनेगी, इसकी संरचना किस प्रकार की होगी और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार का होगा। इसकी संरचना को और इसके डेवलपमेंट को हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। कारा में अगर ग्लोब्यूल्स की संरचना की बात करें या कुंदानी की संरचना की बात करें, जो ग्लोब्यूल्स होता है वह अंडाकार आकृति का होता है और इसका निर्माण कहाँ पर होगा, तो मैंने अभी आपको बताया है। कारा में जो सीमित वृद्धि वाली शाखा थी, जो कि मुख्य अक्ष की पर्वसंधि से जो ये शाखाएं निकल रही थी, इनके पर्वसंधियों पर किसका निर्माण होता है, जनन संरचनाओं का निर्माण होता है, जिन्हें कारा में ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल कहा जाता है। ग्लोब्यूल क्या है, नर जनन संरचना है और ग्लोब्यूल क्या है, कुंदानी है। और जो न्यूक्लियल होगा वो मादा जनन संरचना होगी और न्यूक्लियल मतलब अंडदानी। इनका निर्माण कहाँ पर होगा, तो कारा की जो सीमित वृद्धि वाली शाखा है इनकी पर्वसंधि पर या तो सानिध्य में या अलग अलग इनका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं ग्लोब्यूल की संरचना की। तो जो ग्लोब्यूल की जो संरचना होती है इसमें हमें 3 से 4 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। एक तो मिलती है सील्ड सेल, एक मिलती है मेन्यूब्रियम सेल और एक मिलती है हमें कैपिटुलम सेल, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटुलम होती है। तो जो सील्ड सेल होती है यह ग्लोब्यूल की जैकेट कोशिकाएं होती है। सील्ड सेल मतलब जैकेट कोशिकाएं, क्योंकि ग्लोब्यूल के चारों ओर पाई जाएंगी, एक जैकेट के रूप में पाई जाएगी और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 8। तो ग्लोब्यूल की जो सील्ड सेल होती है यह 8 की संख्या में पाई जाती है। जैसे ये क्या है, ग्लोब्यूल की सील्ड सेल है, ये एक अंडाकार आकृति की संरचना है जिनमें 8 सील्ड सेल पाई जाती है, क्योंकि ग्लोब्यूल की बाह्य जो संरचना होती है उसका निर्माण करने का कार्य करती है। अब सील्ड सेल कितनी संख्या में है, 8 की संख्या में है। और जो सील्ड सेल होती है यह आपस ऊपर नीचे की ओर अंतर्बलित होती है, मतलब कुछ अंतर्बलन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब ग्लोब्यूल को देखा जाता है तो उसकी जो सील्ड सेल होती है उसमें अंतर्बलन हमें देखने को मिलते हैं। अब जो प्रत्येक सील्ड सेल है उसे एक लंबे खंभे के आकार की कोशिका निकली हुई रहती है, जिसे कहा जाता है मेन्यूब्रियम कोशिका। तो जो सील्ड सेल है इनसे क्या निकली हुई रहती है, मेन्यूब्रियम कोशिका निकली हुई रहती है। जैसे एक मेन्यूब्रियम यहाँ से निकल रही है, दूसरी किसी दूसरी सील्ड सेल से निकल रही होगी, तीसरी सील्ड सेल से निकल रही होती है। इस प्रकार 8 सील्ड सेल से 8 मेन्यूब्रियम कोशिकाएं निकली हुई रहती है, जो कि ग्लोब्यूल के केंद्र की ओर जाती है। जैसे ये तो परिधि वाला पोर्शन है, यहाँ से निकलेगी तो ग्लोब्यूल के केंद्र की ओर जाएगी। अब जो प्रत्येक मेन्यूब्रियम कोशिका है, जैसे ये मेन्यूब्रियम सेल है, इन मेन्यूब्रियम सेल्स के ऊपर एक क्या होती है, कैपिटुलम सेल होती है, जिसे प्राइमरी कैपिटुलम सेल या प्राथमिक कैपिटुलम सेल कहा जाता है। जैसे ये कोई मेन्यूब्रियम सेल है, इसके शीर्ष भाग पर यहाँ पर क्या होती है, एक कैपिटुलम सेल होती है, जिसे प्राइमरी कैपिटुलम सेल कहा जाता है। अब जो ये प्राथमिक कैपिटुलम सेल है यह विभाजित होकर 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल का निर्माण करती है। तो प्राइमरी कैपिटुलम सेल के ऊपर, एक प्राइमरी कैपिटुलम सेल के ऊपर कितनी सेकेंडरी कैपिटुलम सेल देखने को मिलेगी, तो 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये सेकेंडरी कैपिटुलम सेल है ये 6 की संख्या में होती है और एक प्राइमरी कैपिटुलम सेल से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल का निर्माण होता है। और प्रत्येक सेकेंडरी जो कैपिटुलम सेल होती है वह एक कुंदानी तंतु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, तो
कुंदानी तंतु, जो कि एक सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से निकला हुआ रहता है। और कुंदानी तंतु में अनेक पुंगणुजन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 से 120 तक होती है। और प्रत्येक पुंगणुजन कोशिका के द्वारा एक पुंगणु का या एक मेल गैमेट्स का निर्माण किया जाएगा। और जो प्रत्येक मेल गैमेट्स हैं वह दीर्घ शादिका युक्त होगा तथा सर्पिलाकार प्रकृति का होगा। इस प्रकार अगर हम पूरे ग्लोब्यूल्स की बात करें तो पूरे ग्लोब्यूल्स में लगभग 10,000 से 20,000 की संख्या में क्या बनते हैं, पुंगणु बनते हैं। इसी कारण ग्लोब्यूल को एक कुंदानी न मानकर कुंदानियों की श्रृंखला माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुंदानी तंतुओं का निर्माण होता है। तो अगर हम ग्लोब्यूल्स की संरचना की बात करें तो इसमें 8 तो शील्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि ग्लोब्यूल को चारों ओर से ढकी हुई रहती है, क्योंकि ग्लोब्यूल के साथ एक अंडाकार आकृति की संरचना है। और 8 ही शील्ड कोशिकाओं से एक एक मेन्यूक्लियम कोशिका निकली हुई रहती है, जो कि खंभे के समान लंबी कोशिकाएं होती है और ये केंद्र की ओर जाती है। प्रत्येक मेन्यूक्लियम कोशिका के शीर्ष पर क्या होती है, एक प्राइमरी कैपिटुलम सेल होती है। जैसे यहाँ पर ये मेन्यूक्लियम है, इसके शीर्ष पर एक प्राइमरी कैपिटुलम सेल है। इसी प्रकार ये वाले मेन्यूक्लियम है तो इसके शीर्ष पर भी यहाँ पर प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स है। तो जितने भी जो मेन्यूक्लियम है 8 है, तो 8 ही क्या मिलेगी हमें, प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स मिलेगी। और प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स है यह विभाजित होकर किसका निर्माण करती हैं, 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल का निर्माण करती हैं। और ये 6 सेकेंडरी जो कैपिटुलम सेल है यह भी आगे विभाजित होकर तृतीय कैपिटुलम सेल का निर्माण कर सकती है। अब जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल है यह विभाजित होकर किसका निर्माण करती है, कुंदानी तंतु का निर्माण करती है। और प्रत्येक कुंदानी तंतु में लगभग 100 से 120 पुंगणुजन कोशिकाएं होती है, जो कि पुंगणु का निर्माण करने का कार्य करती है। तो एक कुंदानी तंतु में कितने पुंगणु बनेंगे, लगभग 100 से 120 तक पुंगणु बन सकते हैं। अगर पूरे ही ग्लोब्यूल्स की बात करें तो 10,000 से 20,000 तक पुंगणु यहाँ पर बनते हैं, जो कि दीर्घ शादिक सर्पिलाकार होते हैं। इसके बाद हम जो यहाँ पर जो ग्लोब्यूल्स आपको दिख रहा है या ग्लोब्यूल्स की जो संरचना दिख रही है, इसकी संरचना को थोड़ा और हम विस्तार से देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये कौन सी कोशिकाएं दिख रही है, नीचे की तरफ कैसी है, ये शील्ड कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में कुछ अंतर्गलन मतलब द्वार तथा गर्भ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और इस शील्ड कोशिका से क्या निकली हुई रहती है, एक मेन्यूक्लियम कोशिका निकली हुई रहती है। इस मेन्यूक्लियम कोशिका के ऊपर क्या होती है, एक प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स होती है। और इस प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स के विभाजन से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनती हैं। और प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से कुंदानी तंतु का निर्माण होता है, जो कि 100 से 120 कोशिकाओं लंबा होता है। और वह जो कोशिकाएं होगी कुंदानी तंतु में वो कौन सी कोशिकाएं होगी, पुंगणुजन कोशिकाएं होगी, जिसके अंदर पुंगणु का निर्माण होगा। इसको हमने केवल एक ही कोशिका को लेकर भी यहाँ पर देख लिया है। इसी प्रकार दूसरी जो शील्ड सेल है वो इसके पास व्यवस्थित होगी, और उससे भी मेन्यूक्लियम के प्राइमरी सेकेंडरी कैपिटुलम सेल फिर कुंदानी तंतु, तो इस प्रकार ये व्यवस्थित होती है। इसके बाद बात करें हमने यहाँ पर जो ग्लोब्यूल्स की संरचना देखी, इसका डेवलपमेंट या इसका विकास किस प्रकार हुआ होगा। इसके विकास को अगर हम देखें तो इसके विकास कहाँ पर होता है, तो हमने देखा सीमित वृद्धि वाली शाखा की पर्व संधि पर होता है। तो सीमित वृद्धि वाली शाखा की पर्व संधि की जो परिधीय कोशिका होती है या सबसे बाहर की कोशिकाएं होती है उसे पेरिफेरल सेल कहा जाता है। इस परिधीय कोशिका में क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो एंट्रीडियल इनिशियल होगी जो कि ऊपरी कोशिका होगी, जबकि जो निचली कोशिका होती है उसमें वापस से क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसके कारण एक तो बेसल नोडल सेल का निर्माण होता है और एक पालक कोशिका का निर्माण होता है। अब जो यहाँ पर ये बेसल नोडल सेल बनी है, इसका कार्य क्या है, तो यह बेसल नोडल जो सेल है ये न्यूक्लियस के निर्माण के लिए प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेगी। क्योंकि हमने देखा जो उभयलिंगाशय की जातियां हैं उनमें क्या होता है, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस का निर्माण सानिध्य में होता है, मतलब पास पास होता है। तो यहाँ पर जो बेसल नोडल सेल है यह न्यूक्लियस के निर्माण में प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेगी। अब जो एंट्रीडियल
कोशिकाओं से क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो एंट्रीडियल मदर सेल मतलब कुंडाली मात्र कोशिका का निर्माण होता है, और साथ ही जो आधारी कोशिका बनेगी उसे भ्रंत कोशिका या स्टार्क सेल कहा जाता है, क्योंकि कुंडाली के या ग्लोब्यूल के भ्रंत का निर्माण करने का कार्य करती है। अब जो एंट्रीडियल मदर सेल है, इसमें एक दूसरे के समकोण पर क्या होते हैं, दो विभाजन होते हैं, जिसके कारण क्या बनती है, चार कोशिकाएं बनती है। अब इन चार कोशिकाओं में क्या होता है, एक एक परिघीय विभाजन होता है, तो 8 कोशिकाओं का एक अष्टांग बनता है, जिसमें 4 कोशिकाएं तो बाहर की ओर होगी, 4 कोशिकाएं अंदर की ओर होगी। फिर अंदर की कोशिकाओं में या बाहर की कोशिकाओं में वापस क्या होता है, एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके कारण कोशिकाओं के 3 स्तर हमें दिखाई देते हैं या 3 टीयर हमें देखने को मिलते हैं। जो बाहर वाला जो टीयर होता है वह सीड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसके बाद का जो टीयर होता है या इसके बाद की जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है, मैन्यूब्रियल सेल होती है, जो कि फिर लंबी लंबी होकर किसका निर्माण करेगी, मैन्यूब्रियम या खंभे के आकार की कोशिका, खंभे के आकृति की कोशिकाओं का निर्माण करेगी। और सबसे अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो प्राइमरी रेटिकुलम सेल होती है, और इनकी संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। फिर जो ये कोशिकाएं हैं ये इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है या इस संरचना में विभेदित हो जाती है, जिनमें शील्ड सेल संख्या 8 होगी, ग्लोब्यूल के चारों ओर एक शील्ड या जैकेट का निर्माण करेगी। फिर मैन्यूब्रियम कोशिका लंबी लंबी कोशिकाएं होगी, जो कि इस गुहिकाओं को बनाए रखने का कार्य करेगी, क्योंकि ये कैसी है, गोलाकार संरचना है, तो इसके अंदर क्या है, गुहिका है, इस गुहिकाओं को बनाए रखने का कार्य मैन्यूब्रियम कोशिकाएं करती है। मैन्यूब्रियम कोशिकाओं से यहाँ पर क्या लगी हुई रहती है, कैपिटुलम सेल लगी हुई रहती है, जिन्हें प्राइमरी कैपिटुलम सेल कहा जाता है। यह प्राइमरी कैपिटुलम जो सेल्स होती है या मैन्यूब्रियम कोशिकाओं के शीर्ष पर पाई जाएगी, और प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुलम जो सेल्स होती है 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनाएगी, और प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम सेल एक कुंडाली तंतु का कुंडाली तंतु के निर्माण में करने का कार्य करती है। और प्रत्येक कुंडाली तंतु में क्या होती है, पुंगरुजन कोशिकाएं होती है, जिनकी संख्या 100 से 120 होती है। या कुंडाली जो तंतु होता है 100 से 120 कोशिकाएं लंबा होता है, और कुंडाली तंतु की जो प्रत्येक पुंगरुजन कोशिकाएं है वो पुंगरों का निर्माण करने का कार्य करती है। इस प्रकार यहाँ पर हमने ग्लोब्यूल की संरचना की बात की और ग्लोब्यूल के डेवलपमेंट की बात की। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान न्यूक्लियस की संरचना, उसके डेवलपमेंट को, साथ ही उसमें उसकी एक सेल को जो निषेचन की जो प्रोसेस होती है उसको समझेंगे, और साथ ही जो न्यू स्पोरोफाइट, जो न्यू गेमेटोफाइट बनता है उसको भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।